अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के टॉपिक में हम एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के लिए एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। तो इसके लिए आपने कंसिडर करना है एक एटम। ये एक एटम ड्रॉ किया मैंने आपके लिए। तो इसमें आप देख सकते हैं सेंटर में पॉजिटिव चार्ज शो कर रहा है न्यूक्लियस को, और इसके इर्द गिर्द जो है ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, दैट कैरीज नेगेटिव चार्ज। तो जब एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड न्यूक्लियस तो वो कुछ एनर्जी पोजेस करता है जिसको हम कहेंगे टोटल एनर्जी। और ये एनर्जी एक्चुअली दो कंपोनेंट्स की फॉर्म में होती है, दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर हम टोटल एनर्जी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें काइनेटिक एनर्जी पता होनी चाहिए और दूसरा हमें पोटेंशियल एनर्जी पता होनी चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से है। तो उसकी वैल्यू आपको पहले से डिटरमिन की गई है, दैट इज़ ½mv²। तो इन इक्वेशंस को हम टैग कर लेते हैं। टोटल एनर्जी की इक्वेशन को हम बोलेंगे इक्वेशन 1, और सेकंड जो काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन आ गई है दैट विल बी कॉल्ड एज इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, और अब नेक्स्ट इसमें जो मेन चीज़ आपने कैलकुलेट करनी है दैट इज़ एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली वर्क डन है जो कि किया गया है इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी से लेके यहाँ तक लाने के लिए। तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी, इन्फिनिटी वो पॉइंट है जहाँ पे न्यूक्लियस का और इलेक्ट्रॉन का आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं है, मतलब न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन पे कोई होल्ड नहीं है, तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक आएगा, इस डिस्टेंस तक ट्रैवल करेगा, तो इस डिस्टेंस को हम मार्क कर लेते हैं, dr कहते हैं। तो वर्क डन आपको पता है, वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए आप यहाँ पे लिख लेंगे dr, और फोर्स यहाँ पे कूलम्स लॉ से हमें फोर्स पता चलती है। कूलम्स लॉ आपने पढ़ा हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग फोर्स होती है Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। तो यहाँ पे जो ये दो चार्जेस डिस्कस किए गए हैं, सो दीज आर एक्चुअली प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन का चार्ज होता है Ze+, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है E-। तो ये दो चार्जेस हो गए हमारे पास, और उसके बाद नीचे जो है वो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड r²। तो चार्जेस को हम इग्नोर कर सकते हैं, जो ऊपर ये पॉजिटिव नेगेटिव लिखे हुए हैं, तो ये आप इसको ऐसे कंसिडर नहीं कर सकते, ये कैंसिल हो जाएंगे। एक्चुअली हम इनके मैग्नीट्यूड्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो दिस विल गिव यू Ze² आ जाएगा। इस पूरी टर्म की जगह हम लिख सकते हैं Ze²। तो यही वाली वैल्यू यहाँ पे हमने लिख ली फोर्स के लिए, और डिस्टेंस आपको पहले मैंने बता दिया, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो dr है। ओके, dr जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है स्मॉल डिस्टेंस को, क्योंकि न्यूक्लियस जो है और एटम ये खुद एक टाइनी पार्टिकल होता है। तो ये जो इन्फिनिटी हम अज्यूम करते हैं ये एक बहुत बड़ा डिस्टेंस नहीं है, ये भी एक स्मॉलर डिस्टेंस होता है, लेकिन एटम को कंसिडर करते हुए ये एक बहुत बड़ा डिस्टेंस समझा जाता है, लेकिन एक्चुअली ये बहुत स्मॉल डिस्टेंस है, इसलिए हम इसको dr से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल डिस्टेंस है। तो ये वर्क डन जो हम कैलकुलेट करेंगे दैट विल गिव अस द इक्वेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी वाली जो इक्वेशन आ गई और पोटेंशियल एनर्जी, उनको सिंपली हम यहाँ पे पुट करेंगे, ऐड करेंगे, तो यू विल गेट टोटल एनर्जी ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। ओके, अब वैल्यू को ज़्यादा एक्यूरेट बनाने के लिए हम कंसिडर करते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ लाया जा रहा है तो इस पाथ को हम छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर लेते हैं ताकि एक्यूरेसी आ जाए वैल्यू में। तो छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड करने के बाद इन सारी वैल्यूज़ को सम किया जाता है। तो सम करने के लिए हम मैथमेटिकल टर्म यूज़ करते हैं दैट इज़ नोन एज इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन के लिए ये वाला सिंबल आप यूज़ करते हैं, जो यहाँ आप देख सकते हैं पुट किया मैंने। ओके, इसके लिए लिमिट्स हमने लगानी होती हैं। ये जो नीचे और ऊपर आपको ये नज़र आ रहा है लिखा हुआ, ये इसकी लिमिट्स होती हैं कि कहाँ से कहाँ तक आप किसी भी चीज़ को सम कर रहे हैं। तो क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन को मूव करवाया है इन्फिनिटी से लेके r तक, तो ये हमारी लिमिट्स होगी। इन्फिनिटी को हम कहेंगे लोअर लिमिट और r को हम कहेंगे अपर लिमिट। तो ये इंटीग्रेशन के सिंबल के ऊपर और नीचे हम वैल्यूज़ लगा देंगे। अब इंटीग्रेट करना हमने किसको है, इंटीग्रेट करना हमने इस पूरी टर्म को है। तो ये वाली टर्म उठा के हम इंटीग्रेशन के आगे लिख लेंगे, जैसे यहाँ पे ये मैंने लिख लिया आपके लिए यहाँ तक।
ओके, देन इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं आर की रिस्पेक्ट से, वेरिएबल इज जस्ट आर, बाकी ये जितनी चीज़ें हैं ये सारी की सारी कांस्टेंट है, जेड इज़ कांस्टेंट, ई कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, तो जो उसे वेरी कर रहा है वो आर है, तो आर वाली टर्म्स को आपने जस्ट इंटीग्रेट करना है, तो ये फाइनल इक्वेशन आपके पास इस फॉर्म में आ जाएगी ऐसे। अब इंटीग्रेशन आपने करना कैसे, इसके लिए आपको जनरल फार्मूला पता होना चाहिए। मैथ्स में आप डिफरेंट फार्मूलाज पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे इस स्टेप को करने के लिए आपको ये वाला फार्मूला आना चाहिए, ये मैंने आपके लिए मेंशन किया यहाँ पे। तो इस फार्मूला को हम लिखते कैसे हैं कि हम इंटीग्रेशन का सिंबल लगाते हैं और 1/x हम लगाते हैं। x में भी एनी वेरिएबल, जैसे यहाँ पे x की जगह r है तो कोई भी वेरिएबल हो सकता है, और यहाँ पे dx लिखा होता है, वही वेरिएबल जो नीचे है वही ऊपर लिखा होता है विद d मीन्स स्मॉल पैचेस या माइन्यूट क्वांटिटीज। अगर यहाँ पे पावर है तो यहाँ पे हम n लगा लेते हैं, x के ऊपर देख लें आप छोटा सा n लिखा हुआ है। इसको जैसे ही आप ओपन करेंगे इंटीग्रेशन को, सो यहाँ पे आपने 2 लाइंस लगानी होंगी, और लाइंस में आपने ऐसे ही अपर और लोअर लिमिट लगा देनी होगी, जैसे यहाँ 1 है और 2 है, इस केस में फिर डिफरेंट होगी, इन्फिनिटी और r होगी, वो नीचे हम देख के लिखेंगे। फिर x लिखेंगे आप, और जो भी पावर होगी उसके साथ माइनस लगा के +1 लगा लेंगे, और यही जो चीज़ आपने ऊपर लिखी होगी वो यहाँ पे भी आप नीचे लिख लेंगे। तो यही फार्मूला अप्लाई करना है, इसी को देख के अब नीचे हम सॉल्व करते हैं। तो ये तो कांस्टेंट है, ये तो आउटसाइड द इंटीग्रेशन था, तो ये एज इट इज़ नीचे तक सारा चलता रहेगा, तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ इसको हमने ओपन करना है। तो इसके अकॉर्डिंग आप देखें, जैसे यहाँ पे x लिखा था, यहाँ पे हम r लिखेंगे, यहाँ -n था तो यहाँ -2 + 1 होगा, और ऐसे ही नीचे भी -2 + 1 हो जाएगा। और लिमिट्स हमने लगानी थी, ऊपर अपर लिमिट है तो अपर लिमिट यहाँ पे r है, वो यहाँ पुट कर दी, नीचे लोअर लिमिट लगानी थी 1, और यहाँ लोअर लिमिट क्या है, इन्फिनिटी, जो यहाँ इंटीग्रेशन में पुट की गई तो वो यहाँ हमने लगा दी। तो ये इक्वेशन इस फॉर्म में आपके पास आ जाएगी। बाकी आगे सिंपल मैथ्स है, -2 + 1 आपको देगा -1, और नीचे भी -2 + 1 की जगह आप लगा लेंगे -1। तो माइनस हम यूजली नहीं लिखते, तो माइनस वो जो यहाँ माइनस है वो नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं यहाँ पुट कर दिया मैंने। और r-1 जो है इसका क्या मतलब होता है, r-1 का मतलब होता है 1/r, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ r, तो वो चीज़ यहाँ पे मैंने लिख दी। अच्छा, अभी इन लाइंस को हमने रिमूव नहीं किया, लिमिट्स हमने नहीं हटाई। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लिमिट्स को रिमूव करेंगे, तो ये वाली चीज़ तो एज इट इज़ नीचे आपने उतार लेनी है। फिर उसके बाद 1/r को आपने ओपन कर लेना है विद रिस्पेक्ट टू इट्स लिमिट्स, तो 1/r ये वाली लिमिट हमने लगा ली यहाँ पे। फिर उसके बाद इन्फिनिटी वाली लिमिट हम लगाएंगे 1/∞। तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी विल गिव यू 0, तो यहाँ तक 0 आ गया, तो ये इक्वेशन फाइनल बन जाएगी 1/r -0। तो फाइनल इस तरीके से आ जाएगा 1/r, जिसको सिंपली मैंने आगे इस फॉर्म में लिख दिया है। ये आपके पास इक्वेशन आ गई ये। तो इस इक्वेशन को हम टैग कर लेंगे इक्वेशन 4। तो हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आ चुकी हैं। काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन यहाँ ये है हमारे पास, और पोटेंशियल एनर्जी की जो इक्वेशन है वो यहाँ पे आ गई हमारे पास। अब सिंपली हमने इसको जो है फार्मूला नंबर 1 में, जो इक्वेशन 1 थी हमारी, इसमें पुट कर देंगे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ओके, यहाँ जो एक चीज़ आपने देखनी है वो ये है माइनस साइन। ये माइनस साइन आपने देख लेना है। अब ये माइनस साइन किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ये शो करता है डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। आपको मैंने कहा यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी इन्फिनिटी पे, तो ये 0 मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे ही हम मूव करवाएंगे इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के नज़दीक, तो पोटेंशियल एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी। तो 0 से कम वैल्यू अल्टीमेटली माइनस में ही होती है, तो 0 से कम होकर वो माइनस में चेंज हो जाएगी, और वही माइनस यहाँ पे इक्वेशन में लिखा जाता है, ये लिखा जाता है माइनस। तो ये आपकी बुक में भी आपको मेंशन किया गया है ऑन पेज नंबर 128। तो यहाँ पे ये मैंने मार्क कर लिया आपके लिए। यहाँ पे ये चीज़ लिखी गई है कि माइनस साइन इंडिकेट करता है डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। इन्फिनिटी भी मैक्सिमम है, दैट इज़ 0, और जैसे ही नियर टू द न्यूक्लियस आएगा इट विल बी लेस देन 0, मीन्स इट विल बी नेगेटिव। तो ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट जो हमने करना है, यहाँ तक तो हम पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन डिराइव कर चुके हैं और काइनेटिक एनर्जी की। अब सिंपली हमने इसको सम कर लेना है। तो सम करने के लिए आप यहाँ काइनेटिक एनर्जी की वैल्यूज़ लिखेंगे,
और यहाँ कि इसको सम करेंगे तो ये साइंस हैं, प्लस माइनस विल गिव यू माइनस। तो ये इक्वेशन आ गई जिसको हम टैग कर लेते हैं इक्वेशन 5। ओके नेक्स्ट, अब यहाँ पे वेलोसिटी नॉर्मली कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाता है, तो हम इक्वेशन को ज़्यादा सिंपल फॉर्म में लेके आना चाहते हैं। तो यहाँ से हम ये v वाले फैक्टर को एलिमिनेट करना चाहते हैं। तो v एलिमिनेट करने के लिए, ये जब आपने रेडियस की कैलकुलेशन की तो वहाँ पे आपने पढ़ा था कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू द कूलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो उन्हीं दोनों फोर्सेस को हम इक्वेट कर लेते हैं। ये जो फोर्स है ये आपको दे रही है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला है ये, और ये कूलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इसको जब आपस में रिलेट करते हैं तो r और r आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और फाइनल इक्वेशन आपके पास ये बच जाएगी कि mv² इज इक्वल टू ze² बाय 4πε0 r। अब यही जो mv² है ये हम यहाँ पे पुट कर लेंगे इस इक्वेशन 5 में। सो द पुटिंग द वैल्यू ऑफ mv² इन इक्वेशन 5 वी विल गेट दिस थिंग, ये वाली चीज़ हमें ऑब्टेन हो जाएगी। तो हाफ mv² की जगह यही वाली इक्वेशन पुट कर ली, और बाकी आगे इसको ऐसे ही चलाएंगे। तो आगे इसको सॉल्व करने के लिए सिंपली 2 और 4 मल्टीप्लाई होंगे तो 8 आ जाएगा, बाकी सारी इक्वेशन वैसे ही चलती रहेगी। ओके, अब नेक्स्ट हमने इसका ले लेना है LCM। नेक्स्ट हम यहाँ पे इसका LCM लेंगे। तो जैसे ही LCM लेंगे, 8 और 4 का LCM आपको पता है 8 ही होता है, तो ये इक्वेशन हमने लिख ली। ये वाली चीज़ एज इट इज़ आ जाएगी नीचे, और यहाँ पे क्योंकि 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 8 होता है, सो हमने इसको भी मल्टीप्लाइड बाई 2 कर लेना है। सो इट विल गिव यू -2ze² आ जाएगा। ओके, -2 एंड +1 विल गिव यू -1, सो दिस विल बी द फाइनल इक्वेशन। ये इक्वेशन आ गई जिसमें से हमने v को एलिमिनेट कर दिया। तो इसको हमने टैग कर लिया इक्वेशन 6। अब क्योंकि हम प्रीवियस आप कैलकुलेट कर चुके हैं रेडियस की इक्वेशन, तो हम यहाँ से r वाला फैक्टर भी एलिमिनेट कर लेते हैं। ये r वाला फैक्टर एलिमिनेट करेंगे। इसको कैसे एलिमिनेट करेंगे? r की जो इक्वेशन आप डिराइव कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, उसी को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। वो नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे यहाँ पे। सो एलिमिनेशन ऑफ r, आप इसकी हेडिंग बना सकते हैं। तो r की वैल्यू मिल जाएगी आपको, वो यहाँ पे आपने पुट कर देनी है। ओके, यहाँ पे ये वैल्यूज़ मैंने अपोजिट करके लिखी हैं, वो इस वजह से लिखी हैं क्योंकि यहाँ पे r नहीं है, यहाँ पे रेसिप्रोकल ऑफ r है, 1/r है। तो सिंपल यही होगा कि नॉमिनेटर वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर बन जाएगा। तो सिंपली आपने वैल्यूज़ पुट कर देनी है। यहाँ पे और कोई भी कैंसिलेशन नहीं होगी, सिर्फ पाई और पाई आपस में कैंसिल हो जाएंगे। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे भी z, यहाँ पे भी z, तो इट विल बिकम z², और e² एंड e² विल बिकम e⁴। m यहाँ पे एज इट इज़ आ गया, 8 आ गया यहाँ पे। बाकी इसमें ε0 एंड ε0 विल गिव यू ε0² है, h² है एंड n² है। तो यहाँ पे हमें जो रिलेशनशिप मिलता है वो एक्चुअली e का और n का रिलेशनशिप है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं। कांस्टेंट मींस इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो प्री डिटर्मिन्ड हैं, प्री मेजर्ड हैं। तो सिर्फ यहाँ पे n जो है वो वेरिएबल है। n रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्स्ट ऑर्बिट में भी हो सकता है, सेकंड में भी हो सकता है, थर्ड में भी हो सकता है, एंड सो ऑन। तो जैसे जैसे ऑर्बिट का नंबर चेंज होगा, एनर्जी की वैल्यूज़ भी डेफिनेटली चेंज होती जाएंगी, और इसके अकॉर्डिंग एनर्जी का और नंबर ऑफ ऑर्बिट्स का जो है वो इन्वर्स रिलेशनशिप है। तो इन्वर्स रिलेशनशिप मींस जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से अवे मूव करते हैं तो एनर्जी जो है वो कम होती जाएगी। ओके, नेक्स्ट हम इसको कैलकुलेट करते हैं फॉर हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के लिए z इज इक्वल टू 1, z रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो बाकी सारी इक्वेशन सेम रहेगी, बस सिर्फ z को आपने यहाँ से रिमूव कर देना है बिकॉज इट इज़ इक्वल टू 1। तो ये इक्वेशन आ गई। अब सारे कॉन्स्टेंट्स मैंने एक साइड पे लिख दिए हैं ये, और एक वेरिएबल को बाहर निकाल दिया। इस सारे कांस्टेंट्स की वैल्यूज़ मैंने यहाँ आपको लिख के दे दी हैं। अब इन सारी वैल्यूज़ को आप इसके अकॉर्डिंग सॉल्व जब करेंगे तो आंसर विल बी 2.178 10⁻⁻18 जूल, और सिर्फ n² को हम यहाँ पे छोड़ देंगे। ओके, नेक्स्ट हम डिटर्मिन करना चाहते हैं वैल्यू को जूल में नहीं बल्कि किलो जूल पर मोल में। तो जूल से किलो जूल में जाने के लिए डिवाइडेड बाय 1000, और एक एटम से मोल में जाने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 6.02 10⁻23। तो ये इक्वेशन आ जाएगी आपके पास। सो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी -13.315 किलो जूल पर मोल। तो ये एक्चुअल आपके पास वैल्यू है फॉर कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट।
किसी भी ऑर्बिट को कैलकुलेट करने के लिए सिंपली आपने डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर कर देना है। बाकी नेक्स्ट आपको वैल्यूज़ कैलकुलेट करके दी गई हैं काफ़ी सारी। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए हम कैलकुलेट करते हैं तो एन स्क्वायर की ये वैल्यू लगाएंगे, सेकंड ऑर्बिट के लिए ये वैल्यू लगाएंगे, इसी तरह थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ अप टू इन्फिनिटी के लिए कैलकुलेट की गई हैं। तो इन्फिनिटी के लिए आपको पता है ये वैल्यू 0 हो जाएगी, बिकॉज एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी गिव्स यू 0। ओके, नेक्स्ट हम इंटरेस्टेड हैं इनकी डिफरेंस ऑफ एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए। तो डिफरेंस ऑफ एनर्जी सिंपली हम कैलकुलेट करेंगे जैसे प्रीवियस आपने डिफरेंस ऑफ रेडियस कैलकुलेट किया था डिफरेंट ऑर्बिटल्स के बीच में, ऑर्बिट्स के बीच में। तो यहाँ पे हम डिफरेंस ऑफ एनर्जी कैलकुलेट करेंगे E2 माइनस E1। तो E2 की वैल्यू भी है आपके पास, E1 भी है, सिंपली आपने इसको माइनस करना है। सो दिस विल गिव यू दिस मच आंसर। ऐसे ही E3 माइनस E2, 4 और 3 का डिफरेंस, 5 और 4 का डिफरेंस, आप सारे डिफरेंसेस कैलकुलेट करेंगे तो आप नोट करेंगे कि जो भी आंसर आपके पास आएगा उसकी वैल्यूज़ आहिस्ता आहिस्ता कम होती रहेंगी। तो इसका मतलब है डिफरेंस ऑफ द फर्स्ट टू ऑर्बिट्स इज ग्रेटर देन द डिफरेंस ऑफ द नेक्स्ट टू ऑर्बिट्स, विच इन टर्न इज ग्रेटर देन द डिफरेंस ऑफ नेक्स्ट टू ऑर्बिट्स। तो जैसे जैसे हम अवे टू द न्यूक्लियस मूव करते हैं, ऑर्बिट्स के बीच में एनर्जी का डिफरेंस अल्टीमेटली कम होता रहता है, जबकि रेडियस ज़्यादा हो रहा है। जो पीछे आपने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था कि डिस्टेंस ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि एनर्जी जो है, एनर्जी का डिस्टेंस जो है वो डिक्रीज़ होता रहता है। यहाँ तक ये आज का आपका टॉपिक है। आई होप आपको क्लियर हो गया।